हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 10th ग्रेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि काफी ज्यादा समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई एक जनरल टॉपिक नहीं है हमारा फिजिक्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी भी चैप्टर से इस टॉपिक को मैंने उठाया हो, ठीक है। ये एक चैप्टर का मेनली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैंने रियल लाइफ जो फिजिक्स होती है उसका मैंने इमर्ज करने की कोशिश मैंने पूरी की है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा रियल लाइफ फिजिक्स को हमारे को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। और ये जो टॉपिक है ये हमारा रिलेटेड है JWST से। JWST, अगर आप फिजिक्स साइंस स्पेस से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा JWST का मतलब क्या है। इसका मतलब है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जो कि वन ऑफ द आवर बेस्ट क्रिएशन है अब तक ह्यूमन बींग्स की, जो कि स्पेस में गई है। इससे पहले हमारा बेस्ट टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप था, अब इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर JWST आएगा, ठीक है। और ये जो JWST है, ठीक है, इसमें हमारे काफी सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अभी ये टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप से हमारे ऑप्टिक्स का यूज होता है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। और ऑप्टिक्स का हमारा क्लास 12 में काफी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ठीक है। मेनली हमारे इसमें रे ऑप्टिक्स का ही यूज होता है, रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। पर वेव ऑप्टिक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं एसेंस में दिखाने की थोड़ी सी आपको इसमें कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा, कैन वी मेक अ JWST टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल लेंस, अ नॉर्मल मिरर, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई सिंपल मेरे पास मिरर है जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, बार्बर शॉप में होता है। या सिंपल एक कॉनकेव मिरर भी अगर मैं ले लूं, क्या मैं उससे JWST बना सकता हूं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले JWST का हम मॉडल समझते हैं कैसा है। तो अगर आप देखें, बड़ा सा प्राइमरी मिरर है ना। प्राइमरी मिरर जो है, वहां से हमें दो इसकी आर्म्स निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है। और अभी काम कैसे करता है आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स ऑफ क्लास 12, अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हो तो आपको ये सारा कुछ समझ भी आएगा अच्छी तरह। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास जो स्टार्स हैं, हमारे पास जो जितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सारे काफी ज्यादा दूर से आते हैं। यानी कि काफी ज्यादा उनकी जो रेज हैं, उनके जो मैं बोलूँ उनकी जो उनसे जो रोशनी हमारे तक आती है, वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको इन्फिनिटी भी मान लूँ ना तो भी वो पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल होंगी तो मान लो इसका फोकस होगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट आउट करेगी फोकस की तरफ, ठीक है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी तो उससे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर आएगा और इससे इसको इस तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया है कि यहाँ पर इसके यहाँ पर एक एंट्री गेट है, जो कि पीछे सारा इसका कंप्यूटर मैकेनिज्म वगैरह संभालता है, जिससे कि हमारे पास सारी इसकी इमेजेस हैं वो कंप्यूटराइज होकर हमारे पास ग्राफिक्स की मदद से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। वहां पीछे सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का काम होगा, ठीक है। पर मेनली जो फिजिक्स है वो यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पर हमारे को बड़ा जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ऑब्वियसली स्टार्स होंगे, है ना, गैलेक्सीज होंगी, वो बड़ी हुई कैसे हमारे को मिलेगी, यानी उनका हमारा साइज हमारा बड़ा कैसे मिलेगा। तो उसका आंसर तो काफी ज्यादा क्लियर है कि ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है, ये मैग्नीफाइड करता है ऑब्जेक्ट को। अगर या फिर अगर मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज बताऊं, ठीक है, तो ये उसको मैग्नीफाइड तो कर देगा, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा पूरा मॉडल होगा, अगर मैं पीछे इसका जो भी कंप्यूटराइज हमारे पास होगा, अगर मैं इसको सारे को मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये हम क्लास 11 12 वाले सारे समझ जाएंगे। इवन कुछ क्लास 10 वाले बच्चे भी समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये क्यों मैग्नीफाइड करेगा, ठीक है, इतना सभी समझ जाएंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पर पता क्या आएगी, जब हम खुद से इसका एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे और वो मॉडल हमारे पास इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और मैं JWST की भी एग्जांपल क्यों लूं, मैं अगर मैं हबल टेलीस्कोप की भी एग्जांपल लूं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इस टाइप की ये प्राइमरी मिरर है, एक सेकेंडरी मिरर यहाँ पर हमारे पास को फिट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेम, ठीक है। यहाँ से इनफाइनाइट यहाँ पर आती हैं, इन्फिनिटी से अप्रोक्सीमेट यहाँ रेज आती हैं। ये जब यहाँ से एक कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएंगी तो यहाँ पर फिर से जाती हैं, है ना। अब आपने YouTube पे आपने ऐसे या सोशल मीडिया में आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जहां लोगों ने टेलीस्कोप होममेड बनाए हुए हैं
और वो भी कौन से वाले, न्यूटोनियन टेलीस्कोप्स, है ना। क्योंकि आप ध्यान से देखें, अगर आप हिस्ट्री में जाएं आपको पता चलेगा वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीस्कोप जो कि मैन मेड था वो किसने बनाया था, गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है। और वो जो टेलीस्कोप था ना, वो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता था वो उसको रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बोला जाता है, यानी कि उसमें हम लेंसेज का यूज करते थे, ठीक है। प्राइमरी लेंस होता था, है ना, वो कुछ उसका साइज थोड़ा बड़ा होता था, हमारा सेकेंडरी लेंस है जिसको हम आईपीस भी बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, वहां से सारा हमारा ऑप्टिक्स का काम होता था, है ना, ये हम सभी को पता है। और उसी का एक रेप्लिका मेरे पास भी, अगर आपको मैं दिखाऊं, जो कि कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो उसका गैलीलियन टेलीस्कोप का रेप्लिका है, ठीक है। तो ये काफी समय से मैंने इसको यूज भी नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइप का है, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, काफी पुराना मॉडल है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर एक आईपीस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग साइजेस, अलग अलग लेंसेज को कंटेन करके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी मिरर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। पर न्यूटोनियन टेलीस्कोप इससे बिल्कुल अलग होता है, वहां पर हम मिरर्स का यूज करते हैं ना कि लेंसेज का, इसलिए उसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोला जाता है। और या फिर इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बोला जाता है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप इसलिए बिकॉज सबसे पहले इसको सर आइजैक न्यूटन ने इसको बनाया था, ठीक है। और गैलीलियन टेलीस्कोप इसे बोला नॉर्मल जो जैसा कि वाला टेलीस्कोप है इसे बोला जाता है गैलीलियन टेलीस्कोप, बिकॉज इसको सबसे पहले गैलीलियो गैलीलाई ने बनाया था, है ना। पर यहाँ पर बात ये आती है, क्या आप घर पे इस पूरे मॉडल को टेलीस्कोप के बना सकते हो, वो भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप के। तो उसी चीज को मैं अभी एक सिंपल लाइन में अगर आपको एक्सप्लेन करूं ना, अगर आप बनाना चाहें तो आप उसको बना सकते हैं, पर उसमें आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी, कौन कौन से वहां पर एरर्स होंगे, वो सारा कुछ आपको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। अगर आपने क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स को अगर आपने काफी ध्यान से उसका आपने काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, इवन मैं आपको बताऊं ना कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना हमारे पास एक कंडीशन दी होती है रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, कि मेरे पास अगर लेंस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास जा रही है, ठीक है। तो जो रे होगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी ज्यादा पास से जाएंगी, ना कि इतना दूर, है ना। वो समझाने के लिए उसको काफी दूर मतलब शो कर दिया जाता है। पर अगर आप इन डेप्थ किसी भी बुक को पढ़े ना, रिलेटेड टू IIT JEE नीट या फिर क्लास 11 का मैं बोलूं, वहां पर आपको सिंपल वर्ड्स में आपको दिया होगा कि जो आपकी जो इंसिडेंट रेज है ना वो काफी ज्यादा करीब होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से, ताकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 5 डिग्री से कम हो जाए। और 5 डिग्री से कम अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे, यानी कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली tan थीटा मान लेंगे और उसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 मान सकते हैं, और कोस थीटा को थीटा मान सकते हैं, है ना। ये हम सभी ने किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कोस थीटा को हम 1 मान सकते हैं और tan थीटा और साइन थीटा को हम मान सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, और ये 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये आप अगर ध्यान से पढ़े आपको मिल जाएगा। पर ऐसा दिया क्यों जाता है, क्या ये सच्ची में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए दिया जाता है, तो उसका आंसर है नो। असल में इसके पीछे बात ऐसी है कि हमारे को दे दिया जाता है ये इसका फोकस है, पर इन रियलिटी ना अगर आप प्रॉपर एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट निकालें, ठीक है, पूरे स्फेरिकल जो कि पूरे स्फीयर का अगर पार्ट निकालें तो वो एक स्फीयर का ही पार्ट होगा, ठीक है। और वहां पर अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर आप वो सारी हमारे रेस को आप डालेंगे तो रिफ्लेक्ट पता किस तरह से होंगी, इन सभी के जो फोकस ना अलग अलग पॉइंट पे आएंगे, मतलब वहां थोड़ा सा एरर आपको मिलेगा, और वो मतलब बहुत ज्यादा एरर नहीं होगा, थोड़ा सा एरर होगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो ये, और हम बुक्स में उसी में अप्रोक्सीमेटली एक सिंगल पॉइंट फोकस मान लेते हैं, तभी उसको बोला जाता है काफी स्मॉल आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास से रे को गुजारें, ताकि ये जो एरर है ये ना आए।
पर क्या ये एरर सॉल्व हो सकता है? आंसर इज 101% इजीली हो सकता है। और उसका करने का हमारा तरीका पता क्या है कि मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास ये बीकर है, यहाँ पर वाटर को अगर मैं एक मतलब टोर्नेडो शेप में, आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ में भी, अगर आप बोतल को घुमाते हो वहां पर पानी के अंदर एक टोर्नेडो बन जाता है, टोर्नेडो, है ना, इस टाइप का एक बवंडर बन जाता है पानी में, है ना। और हाँ, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2g। ये यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व भी, बल्कि हम इसको कर सकते हैं इजीली। कैसे ये निकलता है? यहाँ पर इसको हम ट्यूब मान सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर वगैरह सारा काम होता है, ठीक है, पर हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। अब ये जो है ना, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस लिक्विड को रिफ्लेक्टिंग ना हो तो ये भी एक लेंस हो जाएगा, ये एक लेंस बन जाएगा, है ना, ये एक बन जाएगा लेंस। और ये वाला जो लेंस होगा ना, इस शेप के जो हमारे लेंस होते हैं, ये इस एरर को निगलेक्ट कर सकते हैं, चाहे जहां मर्जी से रे आए। यानी अगर मैं रे को यहां से फेंकूंगा ना, फोकस पे आके आएंगे, फोकस पे जाके बजेगी। यहां से भी मैं रे को भेजूंगा, फोकस पे बजेगी, यहाँ पे भी फोकस पे, यहां से भी फोकस, यहां से भी फोकस, यहां से भी फोकस। ये बेनिफिट है इन लेंसेज का। और इन रियलिटी ना, जो हमारे टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं लेंसेज, है ना, वो बनाए इसी शेप के जाते हैं, ना कि परफेक्टली सर्कुलर, थोड़े से ऐसे, ठीक है, थोड़े से हाइपरबोला टाइप इनको बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ये इनका फोकस जो है ना वो एक जगह पर रहे, वो ज्यादा जगह पर ना जाए, यानी कि रेज एक ही जगह पर फोकस हो जाए। और इस केस में 99.99% जो रेज है ना, वो एक पॉइंट पे आके बचती है, ना कि बिखर जाती है। यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी आपको बिखरी हुई रेज मिलेगी, पर यहाँ पर नहीं। ये बेनिफिट है इसका। और यहाँ इसी शेप के लेंसेज हमारे पास हाई क्वालिटी टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं। चलो ठीक है, अब किसी ने बोल दिया चलो ये पॉइंट पे ठीक है, ये भी हो जाएगा, इस टाइप का लेंस भी बन जाएगा, है ना। पर क्या अभी भी क्या बनाया जा सकता है टेलीस्कोप वेरी इजीली? आंसर इज नो। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और एरर आपके पास आएगा। जब आप टेलीस्कोप बनाने लगोगे ना, जब आप टेलीस्कोप्स बनाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम आएगी आपको। एक, अगर आप सिंपल कॉनकेव मिरर ले तो उसका जो सिल्वरिंग होती है वो इस साइड होती है ना, और मेनली जो प्राइमरी मिरर होता है ना, वो कॉनकेव ही होता है। तो ये होता है इसका शाइनी सरफेस, है ना। पर शाइनी सरफेस के आगे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो चाहे सिंपल मिरर हो या फिर नॉर्मल कॉनकेव मिरर, उनके आगे ना एक ग्लास की लेयर होगी, फिर पीछे सिल्वरिंग होगी, है ना। ये तो आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि पहले ग्लास की लेयर होगी, फिर आगे, फिर पीछे सिल्वरिंग होगी। और अगर आप यहाँ फिंगर भी टच करके देखें ना, आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा अपनी फिंगर और फिंगर की इमेज के बीच में, और वो ड्यू टू होगा स्पेस, जो कि ये स्पेस कोन यहाँ पर हमारे पास घेर रहा है। ये जो हमारा स्पेस है घेरी जा रही है इस ग्लास की वजह से, इस छोटी सी ग्लास स्लैब की वजह से। तो इससे हमारे को क्या नुकसान होगा, तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हम जो मानते हैं कि यहाँ पास कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मानते हैं कि रे आई और ये रिफ्लेक्शन हो गया, रेज आई, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। हम नॉर्मली इतना ही मानते हैं, पर होगा असल में पता क्या, जब रेस को फेंकोगे इन रियल केस, ठीक है, जब रे को भेजोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन से पहले यहाँ पर एक और फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन। उससे क्या होने वाला है, उससे अब अगर आप ध्यान से देखें, रिफ्रैक्शन तो हो जाएगा, चलो ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। अब उससे यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अभी इमेज जो हमारा जो भी है ना, रेज है ना, चाहे जहां मर्जी से आ गई, वो आ गई इंफिनिटी से मान के मैं चल रहा हूँ। तो उससे भी बड़ी बात पता क्या होने वाली है, फोकस पे आने से पहले ना इस ग्लास स्लैब पे भी रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ग्लास स्लैब्स पे भी रिफ्लेक्शन होता है, और वो जो रिफ्लेक्शन होगा उससे एक छोटी सी जो इमेज है ना, उससे थोड़ा सा आगे या थोड़ा पीछे बन जाएगी आपको। और इससे होगा पता क्या, जब यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लेके आओगे, तो वहां से सारे रिफ्लेक्शन जाएगी ना, आपको एक इमेज नहीं मिलेगी, आपको दो इमेजेस मिलेंगी। और दोनों की जो सारी
कंप्यूटराइज हो भी पीछे होगा, या फिर आप यहाँ आईपीस भी लगा दें, है ना। तो सारा होने के बाद ना आपको जो इमेज मिलेगी वो पता कैसी मिलेगी आपको। मान लो ये एक कोई प्लेनेट की इमेज थी, है ना, तो आपको थोड़ी ऐसी मिलेगी इमेज, यानी कि ये दूसरी इमेज थोड़ी ब्लरी होगी, ये थोड़ी क्लियर होगी, ये थोड़ी ब्लर होगी। ब्लर वाली पता कौन सी है, जो कि यहाँ पर ग्लास लैब ने रिफ्लेक्ट की थी। तो ये भी एक तरह का एरर होता है, और इसको मिनिमाइज पता कैसे किया जाता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपने सुना होगा JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हमारे पास जो उसके लेंसेज है ना, लेंसेज उसके जो प्राइमरी लेंस है, प्राइमरी मिरर जो है, ठीक है, जो बड़ा वाला मिरर आपने देखा होगा जो कि फोल्ड होके गया था स्पेस में, वो जो मिरर है ना उसको गोल्ड से उन्होंने गोल्ड उन्होंने पॉलिशिंग की थी, या फिर मैं सिंपल बताऊं ऊपर गोल्ड की एक छोटी सी लेयर लगाई थी, और वो भी पीछे नहीं, ग्लास लैब के आगे, है ना। ग्लास लैब के यानी कि यहाँ पर कोई ग्लास लैब ही नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर इस टाइप का केस होगा यहाँ पर और यहाँ पर ग्लास की, यहाँ पे सॉरी या गोल्ड की यहाँ पर उन्होंने कोटिंग की इसको। गोल्ड की कोटिंग करने का यहाँ पर रीजन पता क्या था, क्योंकि जो स्पेस में काफी टाइम पुरानी जो हमारे पास रेज हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो काफी जब पुरानी हो जाती है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट रहती है आपको पता है, तो हौली हौली करके ना इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो इंफ्रारेड में बढ़ जाती है। और वो क्यों होती है, बिकॉज आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास वेवलेंथ आती है ना बहुत पुरानी फ्रीक्वेंसीज की, बहुत पुरानी जो हमारे पास इमेजेस हैं वो मोस्टली इंफ्रारेड में होती है। और जो गोल्ड है ना, गोल्ड इंफ्रारेड को काफी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है, तो इस कारण यहाँ गोल्ड कोटिंग हुई थी। और हाँ, और ऐसे इस टाइप के जो मिरर है जहां पर जो सिल्वरिंग है वो आगे होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ना कि ग्लास के पीछे, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट सरफेस मिरर। यानी जो मिरर है ना इनको बोलते हैं फर्स्ट सरफेस मिरर। और इन जैसे ग्लासेस को, इन जैसे मिरर्स को कई लोग सेकंड सरफेस मिरर भी बोल देते हैं, ठीक है। पर इन रियल केस अगर आप इस टाइप का अगर आप कोई लेंस लेके जाएं, इस टाइप को आई मीन मिरर लेके जाएं, तो आपके साथ थोड़ा केस हो सकता है कि आपको दो दो इमेजेस दिखें। उसके पीछे का रीजन एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, फिजिक्स का फिनोमिना जो कि काफी छोटे लेवल पे लग रहा है पर लग रहा है, ठीक है। और वो भी सारा कुछ इफेक्ट करेगा हमारे फिनोमिना, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। तो इसीलिए काफी ज्यादा इसको हमारे को सोच समझ कर हमारे को टेलीस्कोप्स बनाने पड़ते हैं एस्ट्रोनॉमर्स को। और अगर आप ध्यान से मेरी बात सुने तो अगर आप जितना भी मैंने अभी तक आपको डाटा दिया है, अगर हम उन सभी को आपस में जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि एक टेलीस्कोप के बस प्राइमरी मिरर को ही बनाने में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग जाते हैं फिजिक्स के। सबसे पहले थोड़ा पैराबोलिक टाइप आपका होना चाहिए मिरर, है ना, वरना फोकस तो है वो आसपास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग फोकस पॉइंट्स आ जाते हैं, पर इसकी वजह से एक ही फोकस आता है। और साथ ही साथ फर्स्ट सरफेस मिरर होना चाहिए, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे होना चाहिए, ना कि एक पतली सी ग्लास स्लैब के पीछे, है ना। तो ये था ये सारा कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे को लगता है अगर हम इसी तरह से लेंस लगा दें कोई, है ना, कॉनकेव लेंस ले आए, है ना, उसको हम लगा दें तो ऐसे हमारे पास बन जाएगा। बन तो जरूर जाएगा पर थोड़े एरर्स आएंगे, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ा सा फिजिक्स दिखाने की कोशिश की है इतने बड़े से टेलीस्कोप में भी। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हम छोटी से छोटी चीज में भी आपको यहाँ फिजिक्स मिल जाएगी, जो कि अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो आपका सारा डाटा आपका खराब हो जाएगा। आपको कई अलग अलग फोकसेस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर एक से ज्यादा इमेजेस मिल जाएंगी। तो इससे हमारे को पता चलता है कि छोटी छोटी चीज को भी कितना ध्यान रखा जाता है कैलकुलेशंस में, एक्सपेरिमेंट्स में और इम्प्लीमेंटेशन में भी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो इसके बाद मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आई थिंक मैं रे ऑप्टिक्स को भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ मैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं ऑफलाइन था, मैं स्पेशली यूट्यूब पे मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाले हैं, और ये काफ़ी टाइम बाद आई थिंक 4 to 5 months बाद मैंने वीडियो डालना, ये पहले मेरा वीडियो जा रहा है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रे ऑप्टिक्स के लेक्चर सीरीज में बनाऊं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।